गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज स्पेशल बायो सीरीज 3 जिसका टॉपिक है सजीव एवं जीवों के लक्षण। तो आज बायोलॉजी सीरीज 3 जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले आपको बायो सीरीज 1 और सीरीज 2 इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप सभी उसे जाकर रिकॉल कर सकते हैं। तो आप सभी ज़रूर पीछे के वीडियो देखें। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाता है ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो सभी लोग समय से जुड़े। डेली शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल बायो सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आपका पूरा बायो का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सके। तो आप सभी डेली शाम के 7 बजे ज़रूर लाइव चैट में शामिल हुए। सुबह में डेली आपके लिए 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, वीकली करेंट अफेयर सीरीज संडे को, स्पेशल मंथली टेस्ट सीरीज करेंट का लेकर आते हैं ताकि आपका पूरा तैयारी बेहतर हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो आप सभी ज़रूर समय से जुड़े और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें। लाइक शेयर सभी लोग करते रहें और सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सजीव एवं जीवों के लक्षण। तो सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है सजीव के लक्षण है, यानी कि सजीव का लक्षण क्या है आप लोग आंसर करें। सजीव के लक्षण क्या है, यानी कि लिविंग थिंग के लक्षण क्या है। कोई भी जीव है, सजीव है, लिविंग थिंग है, उसका लक्षण क्या है। ऑप्शन है 1 नंबर पोषण, सेकेंड है श्वसन, थर्ड है प्रजनन और फोर्थ है सभी। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग। सजीव का लक्षण है तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी, क्योंकि कोई भी जीव बिना पोषण के नहीं रह सकता। अक्सर जो है वो जीव पोषण जो करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि जीव जो है पोषण के द्वारा जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उसे ही पोषण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। श्वसन आप समझ सकते हैं कि जो जीव अगर श्वसन नहीं करेगा वो सजीव कहलाएगा ही नहीं। श्वसन के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का विघटन होता है और शरीर को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन किसी भी सजीव तभी होगा जब वह श्वसन कर पाएगा। प्रजनन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन रिप्रोडक्शन, यानी कि जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसा जीव को बनाए रखते हैं, यानी कि अपने वंश को बनाए रखते हैं, यानी कि सजीव का ये सभी लक्षण है। अगर हम बात करें पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन रेस्पिरेशन और प्रजनन रिप्रोडक्शन, तो ये सभी सजीव के लक्षण हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सजीव का लक्षण है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल गया है, आप लोग आंसर करेंगे। सजीव के लक्षण है 1 नंबर ऑप्शन है वृद्धि, सेकेंड है अनुकूलन, थर्ड है उपापचय और फोर्थ है सभी। तो सजीव के लक्षण है, आप लोग आंसर करें। अभी हम लोग देखे थे कि सजीव के लक्षण पोषण, श्वसन, प्रजनन, अब ऑप्शन में है वृद्धि, अनुकूलन, उपापचय और सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि सजीव के लक्षण में यहाँ भी आंसर इसका डी होगा, सभी सही है, क्योंकि सजीव में वृद्धि का गुण पाया जाता है। जीव के आयतन, भार आदि में वृद्धि होता है। जब छोटा बच्चा देखिएगा कि जब जन्म लेता है और उसका आगे चढ़कर जो है वो शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, तो आयतन में वृद्धि होती है, उसके भार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से सजीव का लक्षण वृद्धि है, यानी कि ग्रोथ उसमें होता है। अनुकूलन यानी कि एडप्शन, एडप्शन जो होता है कि जीव जो है, सजीव जो होते हैं वो किसी भी जीव में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उसी को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे देखते हैं
कि मानव जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक जाकर जो है माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, और वही भारतीय सेना श्री गंगानगर राजस्थान में भी रहकर जो है वो पाकिस्तान के सीमा पर रहकर भारत की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से सजीव के जो शरीर होते हैं वो अपने आप को किसी भी मौसम में अनुकूलित कर लेते हैं, किसी भी जगह पर अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, किसी भी वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। इसी को अनुकूलन कहा जाता है, एडप्शन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, इसमें होता है कि टूट फूट की मरम्मत होती है हमारे शरीर के अंदर, जीवों के अंदर जो टूट फूट की मरम्मत होती है उसी को उपापचय कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, यानी कि ये भी सजीव के लक्षण है, यानी कि इसका आंसर डी होगा सभी। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी सजीव का लक्षण क्या है, तो पोषण करेगा, श्वसन करेगा, वो प्रजनन करेगा, वृद्धि करेगा, अनुकूलन करेगा और उपापचय करेगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का विघटन होता है एवं जीवों को ऊर्जा मिलती है। आप लोग आंसर फास्ट करें, आंसर करें, अभी सभी लोग आंसर करें। कौन सी क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का विघटन होता है एवं जीवों को ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक है आपका रिस्पिरेशन, सेकेंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का विघटन जो होता है जीवों में और ऊर्जा मिलती है, ये कौन सी क्रिया के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है ये श्वसन के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। यानी कि ध्यान रखेंगे कि श्वसन में ग्लूकोज और प्रोटीन का विघटन होता है और जीवों को काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी क्रिया के द्वारा जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताए भी हैं, आप लोग आंसर करें कि कौन से क्रिया के द्वारा जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि कौन से क्रिया के द्वारा जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। कौन से क्रिया के द्वारा जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेस्पिरेशन, सेकेंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट है एडप्शन। तो कौन से क्रिया के द्वारा जीव अपने को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है? तो आप ध्यान रखेंगे यह क्रिया कहलाता है आपका एडप्शन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन में कोई भी जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में टूटने एवं जुटने की क्रिया क्या कहलाती? जीवों में टूटने एवं जुटने की क्रिया क्या कहलाती है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है रेस्पिरेशन, सेकेंड है मेटाबॉलिज्म, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है एडप्शन। तो जीवों में टूटने एवं जुटने की क्रिया क्या कहलाती है? आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें और जितने लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि आप लास्ट तक बने रहें। बीच से अगर आप फरार होते हैं, भागते हैं, तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए आप सभी समझें, आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए। तो जीवों में टूटने एवं जुटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा बी नंबर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय जीवों में टूटने एवं जुटने की क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? अगर हिंदी में क्वेश्चन को देखें तो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, सेकेंड है आर.एच. व्हिटेकर, नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस और नेक्स्ट है अरस्तु। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, यानी कि एक नंबर इसका आंसर होगा। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर करें आप सभी लोग। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, सेकेंड है आर.एच. व्हिटेकर, नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस और नेक्स्ट है अरस्तु। तो द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें। द्विनाम पद्धति का जनक, तो ध्यान रखेंगे जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक जो है वो कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस को ही द्विनाम पद्धति का जनक, जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर एक नंबर होगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, सेकेंड है आर.एच. व्हिटेकर, थर्ड है थियोफ्रेस्टस और डी है अरस्तु। तो इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे कि इस धरती के संपूर्ण जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकृत किया था। ध्यान रखेंगे आर.एच. व्हिटेकर ने इस धरती के संपूर्ण जीवों को वर्गीकृत किया था। तो द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस, आर.एच. व्हिटेकर इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किया था। ध्यान रखेंगे, और यह वर्गीकरण जो किया था वो कैरोलस लीनियस के सिद्धांतों के आधार पर ही इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर साहब ने किया था। तो ध्यान रखेंगे कि कैरोलस लीनियस के सिद्धांतों के आधार पर इस धरती के संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण किसने किया? तो आर.एच. व्हिटेकर ने किया है। ध्यान रखेंगे आर.एच. व्हिटेकर ने इस धरती के समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा है? आंसर करें आप लोग। आर.एच. व्हिटेकर ने इस धरती के समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इस धरती के समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि कैरोलस लीनियस के सिद्धांतों के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने इस धरती के समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा है। ध्यान रखना है, 5 भागों में समस्त जीवों को बांटा है। आपको ध्यान रखना है ये 5 हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत। तो इस धरती के समस्त जीवों को 5 वर्गों में बांटा था आर.एच. व्हिटेकर ने कैरोलस लीनियस के सिद्धांत के आधार पर। वो 5 भाग है, 5 किंगडम हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि इस धरती के समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस धरती के जो समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया उसी में से पहला है मोनेरा। नाम सुने होंगे आप लोग। मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है जीवाणु, 1 नंबर ऑप्शन है जीवाणु, सेकेंड है नील हरित शैवाल,
थर्ड है अमीबा और फोर्थ है A+B। आंसर करें आप सभी लोग, A+B। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि मोनेरा जो है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं और इसके अंदर जो है अविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल आते हैं, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, A+B आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कौन प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आते हैं? ध्यान रखेंगे कि प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है, मोनेरा भी एक कोशिकीय होता है, लेकिन प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि विकसित कोशिका होता है, जबकि मोनेरा एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यूग्लिना, सेकेंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है अमीबा और फोर्थ है जीवाणु। इसका आंसर करें सभी लोग। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत आता है यूग्लिना, प्रोटोजोआ, अमीबा, लेकिन जीवाणु जो है वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर करने में मजा आ रहा है आप सभी को? मजा आ रहा है आप सभी लोगों को? अगर मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, इससे ज्यादा मजा अगर आपको IPL देखने में आ रहा है तो बिल्कुल आप IPL देखें, क्योंकि जिंदगी का जो है वो मजा आपको जानते हैं ना, कुछ लोगों को पढ़ने में है तो कुछ लोगों को IPL देखने में है। तो जिनको जो अच्छा लगे वही करें, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप जबरदस्ती पढ़ाई करेंगे तो फिर वो माइंड में आएगा ही नहीं। पढ़ाई करना है सोचकर कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ हासिल करना है, तभी पढ़ाई हो पाएगा। नहीं तो आप आए और अटेंडेंस बनाकर चल दिए तो इससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहीं अच्छा से रहें और वही जगह पर आप अपना समय बिताएं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर फालतू में समय वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? जिन लोगों को लगे कि हमें फ़ायदा है, हम यहाँ क्लास करेंगे तो हमको कुछ प्रॉफिट होगा, हमें यहाँ अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो हमें कुछ बेहतर आउटपुट मिलेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और बाकी लोग थक गए हैं तो जाकर जो है IPL का मजा लीजिए। देखिए कि जो है वो 6 और 4 रन पे जो है वो खूब तालियां बजाएं, देखिएगा बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो मज़ा सिर्फ बाद में आपको सजा देगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो और बाकी जो लोग मेहनती हैं उनसे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ, मैं न जाने किस किस का हौसला हूँ। तो कैसे कह दूं कि थक गया हूँ, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो इस तरह से जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम किसी का हौसला हैं, तो वो लोगों का यहाँ पर वेलकम है। आप लोग आएँ और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। और आपको पता होना चाहिए कि एक हौसला आप मेरा भी हैं, इसलिए आप सभी जरूर टिके रहें, जो पढ़ने वाले हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें यहाँ से ही जो है हम जो है वो कह रहे हैं जाइए आप IPL देखें। तो जो लोग मेरा हौसला है वो लोग बने रहें, अंत तक बने रहें। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा, देखिएगा आप बेहतर करेंगे, बाकी लोग इंजॉय करें। तो अपने हौसला के साथ पढ़ाई करें, देखिएगा आपको मंजिल जरूर मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? अभी हम आपको बताए हैं, सभी लोग इसका आंसर करें। कौन एक कोशिकीय है? ऑप्शन है 1 नंबर मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है पादप, फोर्थ है कवक और नेक्स्ट है जंतु जगत। तो निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि निम्न में कौन एक कोशिकीय है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन एक कोशिकीय है। तो अभी हम आपको बताए थे कि मोनेरा जो है एक कोशिकीय है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक कोशिकीय है।
यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय विकसित कोशिका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें आप सभी लोग। कौन एक कोशिकीय तो है लेकिन विकसित कोशिका है। ऑप्शन है 1 नंबर मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड पादप और फोर्थ कवक और फिफ्थ है जंतु जगत। तो कौन एक कोशिकीय है लेकिन विकसित कोशिका है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका है। अब तो इसका आंसर सही आना चाहिए, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय है लेकिन विकसित कोशिका होता है, यूकैरियोटिक होता है, जबकि मोनेरा जो है एक कोशिकीय है लेकिन अविकसित कोशिका होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुकोशिकीय है। इसमें से कौन जो है वो बहुकोशिकीय है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड पादप, फोर्थ कवक और फिफ्थ जंतु जगत। तो कौन बहुकोशिकीय है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि कौन बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय नहीं बल्कि बहुकोशिकीय है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से पादप इसका आंसर होगा। पादप जगत जो है वो बहुकोशिकीय है। इस धरती के सभी पौधे को रखा गया है पादप जगत में, और पौधे बहुकोशिकीय होते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पादप होते हैं बहुकोशिकीय। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। पहले हम लोग देखें एक कोशिकीय, फिर एक कोशिकीय देखें, और अब कह रहा है कि कौन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय है। आंसर करें सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है पादप और नेक्स्ट है कवक और नेक्स्ट जंतु जगत। आंसर करें सभी लोग। तो निम्न में कौन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो होते हैं, फंगी जो होते हैं, वो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। सभी लोग आंसर करें। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है नील हरित शैवाल, सेकेंड है कवक, थर्ड है अमीबा और फोर्थ है यूग्लिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, आप सभी लोग आंसर करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है। तो ध्यान रहे कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो आपका नील हरित शैवाल है। ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नील हरित शैवाल है। आपको ध्यान रखना है इस पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन है, तो नील हरित शैवाल है। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम जीव है जो कि सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ करता है। आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 1 है स्पेंसर, नेक्स्ट है डार्विन, नेक्स्ट है वालिस और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। 2 नंबर इसका आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन ने इसका प्रतिपादन किया था, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका
कि विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक क्या है, सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है उत्परिवर्तन, सेकंड है हासिल किए हुए गुण, थर्ड है लैंगिक प्रजनन और फोर्थ है प्राकृतिक वरण। तो विकास का मुख्य कारक क्या है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में आंसर जरूर करना चाहिए। तो विकास का मुख्य कारक क्या है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि विकास का मुख्य कारण जो है वो प्राकृतिक वरण है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वरण है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डी नंबर प्राकृतिक वरण। तो इस तरह से क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्र 18 क्वेश्चन थे, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे छोटा नहीं समझे, ये बहुत बड़ा है, इसका आकार बहुत बड़ा है। ध्यान रखेंगे इस क्लास का, तो आप सभी फॉलो करें। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। अगर आपको लगे कि ये काफ़ी छोटा चीज़ है और तुच्छ क्लास है, तो आप इसे दूर से देख रहे हैं, आप इसे निकट से देखें। अगर दूर से देखेंगे या अपने गुरूर से देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप नज़दीक आकर देखें, एक बार क्लास को फॉलो कर कर देखें, काफ़ी जो है अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। तो अब आपको तय करना है कि आप कैसे इसे देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है वो ईमानदारी से आप क्लास को फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से क्लास देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके साथ गॉड हैं, आप सफल जरूर होंगे। लेकिन इसके लिए आप ईमानदारी से पढ़ें, समय दें, देखिएगा, देर होगा लेकिन जरूर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। लेकिन इस बीच आप सभी जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के बायो का वीडियो देखें। जब भी समय मिले पीछे के जितने सारे वीडियो हैं रिकॉल करते रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये सब करें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।